हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया की। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं जो आपके एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। उसके पहले आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, कोई भी फर्दर वीडियो आए तो उससे अपडेट हो सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को जो लॉ की प्रिपरेशन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अब हम बात करेंगे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडिया के हुए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो आपके एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं, उस पर ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते क्यों हैं इस बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे अगर कोई पहले प्रावधान न दिया गया हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको जो है अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के द्वारा चेंज करके हम ये नया अमेंडमेंट जोड़ा जाता है कि उससे जो है फिर से आगे से उस तरह का कोई भी जो है प्रॉब्लम हमारे सिटीजन्स को फेस ना करना पड़े। तो चलिए एक एक करके हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। कौन कौन से महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं अपने इंडिया में जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 हुआ था 1951 में। इसमें भूमि सुधार और उसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फर्स्ट बार 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, तो आप ये लिख सकते हैं 1951 में। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है भूमि सुधार से संबंधित तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, 1951 में। अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1956। इसमें जो है जो पहले से 4 श्रेणी जो डिवाइड थी स्टेट की ABCD, पार्ट 1 A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, उसको हटा के रीऑर्गेनाइज करके 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज में पुनर्गठित किया गया था। तो ये याद रखिएगा 14 स्टेट या 6 यूनियन टेरिटरीज में जो पुनर्गठित किया गया था वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा है, आर्टिकल 368 वो हमें पावर देता है कि कोई भी अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो उसके नियम के अनुसार ही चेंज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज जो उसमें हुआ था वो ज्यूरिडिक्शन इन हाई कोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया गया था। अब उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ बढ़ा देगा, अब भी जो है 4 जो है हमारे जो गुवाहाटी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपने जो है लखनऊ बेंच है, उस तरह से क्षेत्राधिकार यूनियन टेरिटरीज के लिए भी बढ़ाया गया था। नेक्स्ट चेंज जो हुआ था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, वो प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल एंड एक्टिव जज इन हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त कार्याधीन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रदान किया गया, मतलब पावर प्रदान किया गया हाई कोर्ट को कि वो एक्स्ट्रा जज रख सकते हैं अगर केस जो है ज़्यादा हो जाता है। तो अपॉइंटमेंट एडिशनल है एक्टिव जज इन हाई कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि एडिशनल अपॉइंटमेंट जज के लिए किस समय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो वो 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। अब नेक्स्ट आपके एग्जाम की दृष्टि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है वो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1961। इसमें जो है दादर और नगर हवेली को इंडियन मतलब यूनियन में शामिल किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था। दादर नगर हवेली याद रखिएगा 1961 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो 1962 है 1962, जिसमें पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। पौंडीचेरी को भारतीय संघ में 1962 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से वो है 21st अमेंडमेंट एक्ट 21वीं, जो 1967 में अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। वो उसमें आपको सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में अपने शामिल किया गया था। जो भाषा की सूची जो 8वीं अनुसूची बताई गई उसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें पार्लियामेंट को ये पावर दे दिया गया कि बिना पार्लियामेंट के मौलिक अधिकारों में जो संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन करनी है तो उसकी पार्लियामेंट की शक्ति या शक्ति परीक्षण जरूरी है, तभी जो है कोई भी चेंज जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं, उसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये याद रखिएगा कि पावर ये पार्लियामेंट को कब दिया गया, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में दिया गया। 24वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी, जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1971 में, उसमें एक और चेंज किया गया था। राष्ट्रपति के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। बिना राष्ट्रपति सहमति के कोई भी अमेंडमेंट को चेंज नहीं किया जा सकता था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए शक्ति परीक्षण के बाद भी पार्लियामेंट के राष्ट्रपति की सहमति जरूरी हो गई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24th 1971 में क्या संशोधन करके ये पावर दिया गया राष्ट्रपति को। एक इम्पॉर्टेंट नोट आप ये कर लीजिएगा कि ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1971 में वो गोलकनाथ केस के कारण हुआ था। उन्होंने जो मौलिक अधिकार का हनन पे जो है अपना एक केस दायर किया हुआ था, उसी के संदर्भ में ये अमेंडमेंट किया गया था।
25th अमेंडमेंट एक्ट जो 1971 में हुआ था, उसमें संपत्ति पर मौलिक अधिकार का हनन किया गया। मतलब उसमें कंपनसेशन को हटा के अमाउंट चेंज कर दिया गया। जो वर्ड था कंपनसेशन, उसके जगह अमाउंट कर दिया गया। एक स्पेसिफिक अमाउंट, अगर किसी प्रॉपर्टी का हनन होता है किसी के, तो उसको जो है उस उतना अमाउंट प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसा कर दिया गया। मतलब संपत्ति पर मौलिक अधिकार का हनन माना गया, तो ये चेंज किया गया। और प्रोवाइड दैट द लॉ मेड अ गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टर प्रिंसिपल कंटेन इन आर्टिकल 39 बी और सी कैन नॉट बी चैलेंज इन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट गारंटी टू आर्टिकल 14, 19 एंड 31। मतलब इसमें ये कहा गया कि निहित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी कानून को अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के उल्लंघन की चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब आपके फंडामेंटल राइट के आधार पे कोई भी जो है नीति निर्देशक जो है सिद्धांत पे चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो 26 अमेंडमेंट एक्ट था, 1971 में हुआ था। जो वो मेनली जो है माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के आधार पे किया गया था। उसमें जो है रियासत के जो पूर्व शासक थे उनके प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया और एक सारे विशेषाधिकार जो है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति में निहित कर दिए गए, भारत के राष्ट्रपति के अंदर निहित कर दिए गए। तो अब कोई भी जो है विशेष तरीके से या कोई भी नया विशेषाधिकार किसी भी पूर्व रियासत या शासक को नहीं प्राप्त होगा। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चेंज करके किया गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो 31वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जो 1972 में किया गया। उसमें जो है लोकसभा की सीटों को संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई। याद रखिएगा कि 31वीं संशोधन जो 1972 में हुई थी, उसी में लोकसभा की सीटों को इंक्रीज किया गया था, 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 35th अमेंडमेंट एक्ट था 1974 में जिसे किया गया, उसमें जो है सिक्किम की संरक्षित स्थिति को समाप्त कर दिया गया। उसे भारतीय संघ के सहयोगी राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। राज्य के रूप में दर्जा जो है 1974 में सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया। याद रखिएगा एसोसिएटेड स्टेट के रूप में। पूर्ण रूप से दर्जा कब दिया गया उसको, जो है 75 के 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पूर्ण रूप से जो है सिक्किम को भारतीय स्टेट का दर्जा दिया गया। तो याद रखिए 74 में फिर 35th अमेंडमेंट में उसको एक एसोसिएटेड स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया, और जो है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसको जो है पूर्ण रूप से जो है एक फुल फ्लेज जो है एक स्टेट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल में उसको जो है इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। तो आप एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा पूर्ण रूप से सिक्किम को दर्जा जो है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में दिया गया था। अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976। बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट था ये। इसे मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आफ्टर इमरजेंसी इसमें बहुत से चेंजेस किए गए थे। इसे स्वर्ण सिंह जो कमेटी गठित की गई थी उनके सारे प्रभावों को इसमें लागू किया गया था। इस समय अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया गया था, 40 आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया था, 7 शेड्यूल में अमेंडमेंट किया गया था, 14 नए आर्टिकल भी इस जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़े गए थे। इतने सारे चेंजेस किए गए थे, इसी कारण इसे जो है मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो है अमेंडमेंट माना जाता है। ये अपने टाइम का ये जो 1950 से लेके अब तक के इतिहास में इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ था जो 1976 में किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा कि 1976 इज मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें जो है बहुत से चेंजेस प्रीएम्बल से लेके कई आर्टिकल और 14 नए आर्टिकल भी इसमें शामिल जो किए गए थे 40 आर्टिकल को अमेंडमेंट करके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की जितनी रिकमेंडेशन थी उन सारे को इसमें लागू कर दिया गया था। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इसीलिए जो है जो भी उनके फेवर में था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए वो सारा उन्होंने उस समय 46 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कर दिया था। इसीलिए मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 को माना जाता है। तो चलिए देखते हैं एक करके कौन कौन सा जो है मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट हुआ था इसमें। तो इसमें जो अधिनियम को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था किसी भी संविधान संशोधन में किसी भी अदालत में घसीटा नहीं जाएगा। संवैधानिक संशोधन को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसमें ये चेंज किया गया, इसे न्यायपालिका की शक्ति और क्षेत्राधिकार पर सीमाएं लगा दी गई। इनमें लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इस कानून और व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए किसी भी राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों के उपयोग का अधिकृत कर दिया गया, मतलब कंपलसरी कर दिया गया। बिना परमिशन के किसी भी स्टेट में जो है सेंट्रल फोर्स को
लगाया जा सकता है समस्याओं से निपटने के लिए। इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति को बाध्य किया गया, मतलब वो कोई भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो है प्रेसिडेंट अपनी सलाह नहीं दे सकते हैं उनके मीटिंग में। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राष्ट्रपति के पावर को भी कम कर दिया गया था। इसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया गया कि सरकारी कर्मचारी के सेवा मामलों के लिए तथा या फिर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई के मैटर के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की एक परिकल्पना की गई इस अमेंडमेंट को जो 1976 में हुआ था, 42nd अमेंडमेंट उसमें किया गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 44th अमेंडमेंट एक्ट है जो 1978 में किया गया। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब यहाँ पे जो है आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया और आर्टिकल 300A में एक नया जोड़ा गया 300A कि राइट टू प्रॉपर्टी अब जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि आपका फंडामेंटल राइट है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ दिस टाइम। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 1985 में किया गया। डिफेक्शन टू अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन मेड इलीगल, मतलब आपका चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को दल बदल करना गैर कानूनी बना दिया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ ले दिया गया, यह कंपलसरी कर दिया गया कि आप जिस पार्टी से चुनाव जीते हैं आप उसी पार्टी के पूरे जो है उनके कार्यकाल के दौरान उन्हीं के बने रहेंगे। अब नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आया गया 55th अमेंडमेंट एक्ट 1987 जो हुआ था, उसमें अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 55th जो हुआ था 1987 में उस समय शामिल किया गया। 56 अमेंडमेंट जो 1987 में हुआ था उसमें जो है 25वें स्टेट के रूप में गोवा को बनाया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। तो ये याद रखिएगा, गोवा को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज के रूप में दर्जा दिया गया। 25वां राज्य जो है गोवा हमारा बना था, वो 56 अमेंडमेंट एक्ट 1987 में हुआ था ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। 24वां राज्य जो है 55th अमेंडमेंट में अरुणाचल प्रदेश बना था और 25वां राज्य जो है गोवा बना था जो 56 अमेंडमेंट एक्ट 1987 में ही बना था और दमन एवं दीव को यूनियन टेरिटरीज के रूप में हम केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो 61st अमेंडमेंट था 1989 में। उसमें जो है वोटिंग राइट को जो आपका अधिकार था 21 साल की एज में देने का, उसको घटाकर आयु जो है 18 साल कर दिया गया। तो 21 साल के व्यक्ति को जो वोटिंग राइट मिला था उसको उस एज को रिड्यूस करके 18 साल कर दिया गया। तो याद रखिएगा कब किया गया था 18 साल एज वोटिंग राइट का, तो जो है वो 61वां संशोधन जो 1989 में हुआ था। अब 73वां संशोधन जो 1993 में हुआ तो उसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था भाग 9 में संविधान के। तो ये याद रखिएगा, एडिशनल पार्ट ऑफ पार्ट 9 टू कॉन्स्टिट्यूशनल एड इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज। 74th अमेंडमेंट एक्ट जो 1993 में हुआ था उसमें नगर पालिका और म्यूनसिपालिटीज़ को भी जोड़ा गया था। तो 73वें संशोधन में पंचायती राज को जोड़ा गया अपने जो है संविधान के 9वें भाग में, और 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नगर पालिका और म्यूनसिपालिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें जोड़ा गया अपने पंचायती राज के साथ साथ नगर पालिका और म्यूनसिपालिटीज़ को भी जोड़ा गया। तो 74वें संशोधन में जोड़ा गया था 1993 में जो हुआ था। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो 86 अमेंडमेंट था जो 2002 में किया गया। इसमें राइट टू एजुकेशन किया गया, आर्टिकल 21 को जोड़ा गया और 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कंपलसरी बना दिया गया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हर माँ बाप को जो है स्कूल भेजना पड़ेगा अपने बच्चों को, क्योंकि उन्हें कोई पैसा पेड नहीं करना पड़ेगा और अनिवार्य शिक्षा के रूप में उनको 6 से 14 साल के बच्चों को देना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था मोस्ट इंपॉर्टेंट वो था 95th अमेंडमेंट 2010 में किया गया। इसमें संशोधन का उद्देश्य लोकसभा और राज्यसभा में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण को बढ़ाकर 60 से 70 साल तक करना था। इसमें जो है SC और ST के लिए जो आरक्षित सीटें थी उनका टाइम होरिजन बढ़ाकर 60 से 70 साल कर दिया गया। मतलब असेंबली में उनकी सीटें जो है, जो उनका रिजर्वेशन ऑफ सीट था SC और ST के लिए, उसको टाइम फ्रेम जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो 96 अमेंडमेंट एक्ट था 2011। इसमें जो है सब्स्टिट्यूट किया गया ओडिया को उड़िया में, मतलब उड़िया जो था पहले उसको ओडिया में प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2012। इसमें जो है अनुच्छेद 19(1)(c) में अनुच्छेद 43(b) यानी सहकारी समितियों को संवर्धन और भाग 9(b) को जोड़ने के लिए शब्द सहकारी समितियों के बाद सहकारी समितियों को जोड़ा गया। तो ये याद रखिएगा, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एडेड इन अ पार्ट 9th B एंड द कोऑपरेटिव
societies added a word or cooperative societies after the word of unions in article 19(1)(c) and insertion of article 43(b). जैसे प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एडेड अ पार्ट 9(b). तो याद रखिएगा कि पार्ट 9(b) में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोशन के लिए ऐड किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसको याद रखिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है 19(1)(c) के संशोधन करके जोड़ा गया था। अब जो है नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेन आपका जो है इंपॉर्टेंट है वो 98 अमेंडमेंट एक्ट है 2013 टू एम्पावर द गवर्नर ऑफ कर्नाटका टू टेक स्टेप टू डेवलप द हैदराबाद कर्नाटका रीजन। मतलब कर्नाटका के राज्यपाल को ये पावर दिया गया कि वो जो हैदराबाद और कर्नाटका के विकास के लिए अपना स्टेप ले सकते हैं, उनको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब जो 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें जो है द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड इंडिया बाय द अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। ये 14 में हुआ था 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाने के लिए अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 100वां 2015 में जो हुआ था, उसमें जो है बांग्लादेश और भारत के बीच की जो रेटिफाइड लैंड बाउंड्री है उसके बीच एग्रीमेंट किया गया था। मतलब कि दो देशों, ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता की पुष्टि करना था, इसीलिए 100वां संशोधन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा आप। नेक्स्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुआ था 101वां, वो जीएसटी को जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था भारत में। तो ये याद रखिएगा, भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो ऑल इंडिया में एक ही सर्विस टैक्स जो था सेम जो है, किसी भी स्टेट को अब अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, एक ही वन टैक्स वन नेशन का ये थ्योरी ले आया गया था 101वें संशोधन में, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो अलग अलग राज्यों में जाने पे जो है आपकी सामान ढुलाई पे जो चार्जेस लगते थे वो एक कर दिया गया और एक परमिट से किसी भी स्टेट में जो है आपके सामान आ जा सकते थे। अब नेक्स्ट जो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें प्रोवाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेज। मतलब 102वां संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के बाद प्रोवाइड किया गया? 102वां संवैधानिक संशोधन के बाद। अब 103वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था उसमें जो है प्रोवाइड किया गया 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन द लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो है जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ईडब्ल्यूएस को इम्प्लीमेंट किया गया था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया। 10% जनरल कैटेगरी जो इकोनॉमिक सेक्शन से वीक है, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको जो है 10% जो है आरक्षण प्रदान किया गया किसी भी इंस्टीट्यूशन में या सभी तरह की नौकरियों में भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन था, काफ़ी दिनों से इसकी मांग हो रही थी। तो इकोनॉमिक सेक्शन से जो वीक थे, इकोनॉमिक रूप से जो वीक थे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, उनको 10% जो है आरक्षण सभी तरह के सरकारी संस्थानों में प्रोवाइड कराया गया इनको। तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 था जिसमें ईडब्ल्यूएस इम्प्लीमेंट किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस वीडियो को। अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लॉ का प्रिपरेशन करें। क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू।